बिलासपुर शहर ने और छत्तीसगढ़ ने और देश नीति ने गर्मी भी पहली बार देखी होगी। सवाल ये नहीं है कि खनन और कोयला इस अंतिम विकल्प नहीं है, उसके विकल्प हैं। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। मैं भी हूँ राणा का बेटा, तू भी राणा का बेटा, फेंक जहाँ तक बेला जाए। इतिहास गवाह है कि जल जंगल जमीन का जन से हमेशा बैर रहा है। जब जब जल जंगल जमीन पर खतरा हुआ है, इंसान को ही इसका भुगतान करना पड़ा है। यद्यपि आज़ादी के पहले से ही जल जंगल जमीन को लेकर बहुत चिंतन और मनन किया गया और कमोबेश आज़ादी के बाद भी ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारत सरकार को उस पर नए नए कानून लाना पड़ा। कहीं वन महोत्सव मनाया गया, कहीं वन्य जीव अभयारण्य, कहीं वन उद्यान, ऐसे तमाम प्रकार के योजनाएं आई और जिसका मूल उद्देश्य था कि जल जंगल जमीन को बचाना। लेकिन पिछले कमोबेश 1 साल से देखने में आ रहा है कि हसदेव अरण्य को लेकर बहुत बड़ा विरोध होने के बावजूद सरकार वो जल जंगल जमीन के युद्ध को भूल सी चुकी है। नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्री। सीजीवाल में आप लोग देख रहे हैं हसदेव अरण्य को लेकर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जो पिछले 10 साल से चल रहा है। इसकी अगुवाई समय समय पर अनेक संगठनों ने किया है। जानकारी मिल रही है कि हसदेव अरण्य से 4,80,000 पेड़ की हत्या होगी। हत्या बोल रहा हूँ, काटा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, जब पेड़ कटेंगे हत्या हमेशा इंसान की होगी। आइए इन तमाम बातों को एक सिरे से पिरोते हुए बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आज हम आलोक शुक्ला, डॉक्टर आलोक शुक्ला जी। देखिए, हसदेव छत्तीसगढ़ का बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। 1700 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो इलाका है, यदि इस जंगल में जो खनन की प्रक्रियाएं जो प्रस्तावित हैं, करीब 30 कोल ब्लॉक यहाँ पे प्रस्तावित हैं, जिसमें से 7 कोल ब्लॉक आवंटित हैं और अभी 2 कोल ब्लॉक को स्वीकृति दी गई है जिससे माइनिंग होना है। यदि ये जंगल कटा तो जो जंगल है उसकी समृद्धि और उसकी जैव विविधता पूरी तरीके से विनाश होगा, पर्यावरण पे गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। इस जंगल से निकलने वाली हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की जांजगीर की सिंचाई होती है, रायगढ़ से लेके कोरबा, जांजगीर, चांपा और बिलासपुर के लिए जो पानी मिलता है, ये पानी ख़त्म हो जाएगा। ये इलाका हमारे विभिन्न वन्य प्राणियों का रहवास है। यदि जंगल कटेगा तो जो वन्य प्राणी और विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि मानव हाथी द्वंद्व जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आदिवासी हैं उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज इस जंगल के साथ निर्भर है और पीढ़ियों से उस जंगल को बचा के रखे हैं। और इस जंगल को बचाने का जो अधिकार है इस देश का संविधान उनको देता है और उन संवैधानिक अधिकारों के तहत वो संघर्ष कर रहे हैं इस जंगल को बचाने को लेकर। तो ये जो संघर्ष है ये सिर्फ उन गांव का तो एक संघर्ष है, लेकिन ये पूरे छत्तीसगढ़ को बचाने का संघर्ष है, क्योंकि जो हसदेव के जंगल हैं वो पानी और ऑक्सीजन पूरे छत्तीसगढ़ को देते हैं। डॉक्टर शुक्ला जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पहली बार तो जंगल नहीं कट रहा है और इतना व्यापक स्तर पर विरोध भी नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, जब हमारे यहाँ कोर्ट से कोई निर्णय आ जाता है लोग बैकफुट हो जाते हैं, लेकिन अभी आप फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। देखिए, सही बात है, जंगल पहली बार नहीं कट रहा है। बिलासपुर शहर ने और छत्तीसगढ़ ने और देश नीति ने गर्मी भी पहली बार देखी होगी। पानी का संकट भी हम पहली बार देख रहे हैं और उसका नतीजा ही जंगलों का कटाई है। जिस तरीके से विकास के नाम पे हम अपने वनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, लाखों हेक्टेयर छत्तीसगढ़ के जंगलों को काट दिया गया खनन के नाम पर। सवाल ये नहीं है कि खनन और कोयला इस अंतिम विकल्प नहीं है, उसके विकल्प हैं बिजली के। आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी हमारे सामने है। हम क्यों रिन्यूएबल एनर्जी पर जाकर और जंगलों को नहीं बचाते? क्योंकि सवाल ये कि बिजली तो आपको सोलर उससे मिल जाएगी, यदि जंगल कट जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और इसीलिए ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ ने, आज भी छत्तीसगढ़ देश को 21% कोयला देता है। क्या छत्तीसगढ़ के अंदर 58,000 मिलियन टन कोयला है? उस 58,000 मिलियन टन में यदि छत्तीसगढ़ के नागरिक कहते हैं कि सिर्फ 5,000 मिलियन टन कोयला छोड़ दिया जाए छत्तीसगढ़ के अस्तित्व के लिए, तो ये छत्तीसगढ़ के नागरिकों का भी हक बनता है कि उस इलाके को बचाया जाए। और छत्तीसगढ़ के जंगल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नहीं है। आज के समय जब जलवायु परिवर्तन का संकट है, जो धरती पर जीवन के अस्तित्व का संकट बन चुका है, उस दरमियान हसदेव जैसे जंगल महत्वपूर्ण हैं इस धरती को बचाए रखने के लिए। और इसीलिए अब ये बहस हो रही है कि बहुत हुआ विनाश, अब नहीं। और हसदेव का संघर्ष, सवाल न्यायपालिका का आपने कहा,
न्यायपालिका का अपना काम है निर्णय का देना, लेकिन इस देश में बहुत संघर्ष हुए हैं कि कागज़ तुम्हारा ज़मीन हमारा। यदि सरकारें नियम विरुद्ध कार्य करेंगी, यदि सरकारें संविधान के खिलाफ करेंगी, तो निश्चित तौर पर उन लड़ाइयों को जनता को लड़ना होगा और हम आखिरी दम तक हसदेव को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं निरुपमा वाजपेयी जी से। वो समय समय पर समसामयिक विषयों को लेकर लिखते हैं, पढ़ते हैं, आंदोलन करते हैं और हसदेव अरण्य बचाओ अभियान में इनकी भूमिका, निरुपमा वाजपेयी की भूमिका बड़ी अहम है। सवाल फिर वही है, कोर्ट के फैसले के बाद लोग बैकफुट होते हैं, आप फ्रंट फुट जा रही हैं। देखिए, अभी जहाँ तक जैसी बात हुई कि फैसले की, तो शुक्ला जी ने भी कहा कि देखिए जो जनता की लड़ाई है, और दूसरी बात है कि न्यायालय की ये लड़ाई जो अभी कुछ फैसला आया है वो अंतिम नहीं है, अभी भी वो लड़ाई न्याय की जारी है। और बहुत से ऐसे एक ही प्रकरण नहीं है, बहुत से प्रकरण है, नहीं मालूम कुछ तथ्यों की बात भी होती है। हो सकता है कुछ तथ्य उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किए, कुछ गलत फहमी में रखा गया हो, कुछ तथ्य सामने ना आए हों, क्योंकि कई पक्ष को सुना जाता है। सभी पक्ष ज़रूरी नहीं है कि सही अपना अपना जो तथ्य है न्यायालय के सामने रखें। न्यायालय तथ्यों पे और जो उसके पास जो दस्तावेज आते हैं उस पर निर्णय देती है, और अभी जो निर्णय हुआ है वह अंतिम नहीं है, अभी लड़ाई जारी है। हो सकता है, उम्मीद है कि उसमें हम विजयी होंगे, और नहीं तो देखिए पहले भी ऐसा तो नहीं हुआ है कि न्यायालय की लड़ाई से ही सब कुछ हासिल हुआ है। जनता की लड़ाई से जनता अपने लिए लड़ेगी, और जनता की जो लड़ाई है वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो जानती है, और जो नुकसान होगा उसको वो सहेगी। इसलिए जनता की लड़ाई ज़्यादा ज़रूरी है और वो जारी रहेगी। कमोबेश से तो तय हो गया, कोर्ट का फैसला आ गया। हाँ। आप जाने की बात कर रही हैं, वो रास्ता, वो रास्ता कौन सा है जहाँ की आप अपने अरण्य को बचाने के लिए जाएंगी? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए, मतलब इसलिए इसको लेके गए हैं जो, या जा रहे हैं जो अभी फैसला हुआ है, तो अभी वहाँ से तो कोई फैसला आया नहीं है, और अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी मामला है, इसमें लंबित है, और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ फैसले आएंगे, और लगातार कोई एक दो केस है नहीं, काफ़ी इसमें प्रकरण दाखिल हुए हैं। अगर कुछ प्रकरणों में कुछ अगर ऐसा हो जाता है, आगे और अच्छे से उसको तैयारी करके आया जाएगा, जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जिसकी अपील होगी, SLP लाई जाएगी, उसमें कुछ न कुछ निर्णय जनता के पक्ष में होगा। हरियाली से अच्छा खासा नाता रखने वाले हमारे शहर के प्रतिष्ठित नागरिक और पूर्व पार्षद, एल्डरमैन, कांग्रेस नेता अखिलेश चंद्र प्रदीप वाजपेयी से हम बात करेंगे कि आप लोग ऐसा नहीं लगता है कि हसदेव अरण्य बचाने अभियान में बहुत पीछे हट गए हैं? नहीं, ऐसा आप सबको लग रहा होगा। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। मैं भी हूँ राणा का बेटा, तू भी राणा का बेटा, फेंक जहाँ तक बेला जाए। लेकिन भी मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं। ये एक हसदेव अरण्य अभियान से जुड़ा हुआ एक परिवार है। राहुल गांधी भी तो गए थे। राहुल गांधी गए थे, तो वो वादे कहाँ रह गए? ये बात हम उनसे करेंगे। सवाल ये है कि मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, पर जो इस तरीके की लड़ाई है इसमें जनता के साथ हूँ और रहूँगा। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी और इस नियम को या इस आदेश को या इस कोर ब्लॉक को हम निरस्त कर देंगे। हमारी सरकार जैसे बनेगी। आपको नहीं पता था कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है? नहीं, ये तो बात ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे को इस पर वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं यदि बात करूं उन जीव जंतु की, उस वृक्ष की, उस जंगल की, वो कोर्ट कचहरी नहीं जानता। वहाँ का रहने वाला आदिवासी कोर्ट कचहरी नहीं जानता। हम नैसर्गिक न्याय से चलते आए हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब ये परसों की बात है कि कोयला निकालना है, बिजली बनाना है, तो थोड़ा जंगल कटेंगे, तो थोड़े जंगल की बात नहीं है। तो हम आंकड़ों की बात करें, हमारे पास भारत देश में उतना कोयला है कि हम ये जो 2-4-5-10% से भी कम कोयला हसदेव अरण्य में है, उसको छोड़ दो भैया। हमने ये बात रखेंगे और बाकायदा रखेंगे, पूरी टीम के साथ रखेंगे। लेकिन वो तो राजस्थान की सरकार के सामने घुटने टेक दिए। राजस्थान की सरकार के साथ सामने घुटने टेके, ये क्या चीज़ उनके आपस में हुई इसको नहीं जानता, पर राजस्थान को वो अपने यहाँ से कोयला निकालेगा मध्य प्रदेश से, तो उसको वो कम लगेगा, भाड़ा कम लगेगा भाई। यहाँ मात्र ये है कि एक बड़ा व्यक्ति है अडानी जी, जो पूरे देश को खरीद लूंगा, आइलैंड करो। ये बात पूछूंगा। सर, आप क्या नाम लिखते हैं? मैं अनिल तिवारी। तिवारी जी, आप ये बताएंगे, ये हसदेव अरण्य बचाने अभियान के पीछे अडानी का विरोध है कि मोदी का विरोध है?
दोनों में किसका विरोध है कि हसदेव अरण्य अभियान बचाना चाहते हैं? ना अदानी यदि का ये कोयला किसी और को मिला होता तो विरोध शायद नहीं होता। ना अदानी का विरोध है, ना अंबानी का विरोध है, ना मोदी का विरोध है, ना भूपेश का विरोध है। आपसे एक प्रतिप्रश्न करता हूं मैं, कोई भी ऐसा एक भी वन बता दीजिए जिसे मानव ने निर्मित किया हो। नहीं है, नेचुरल वन तो नहीं है और न हमारे पुरखों ने किया है। ये जो है पर्यावरण जिसे कहते हैं, प्रकृति का आवरण, जो पंचभूत तत्व हैं उसमें से एक तत्व है ये जी, है ना। और जब पर्यावरण जब आप नष्ट करते हैं तो एक भगवान कहा जाता है ना, भ से भूमि, ग से गगन, न से नीर, अ से उसमें अग्नि है, अ की मात्रा अग्नि और व से वायु, तो ये भगवान कहा जाता है। यही जल पावक गगन जी हाँ जी हाँ। और उसमें से जो ये वन हैं या जो नाले हैं या जो नदियाँ हैं या जो समुद्र हैं, ये हवा है, ये इंसान का कुछ भी बनाया नहीं हुआ है। और जो जिसे आप बना नहीं सकते तो उसे नष्ट भी नहीं करना नहीं चाहिए। 10 साल से आप लकीर पीट रहे हैं साहब, आपके हाथ से निर्णय निकल गया है। नहीं, हाई कोर्ट से निकला है, शायद आप भूल रहे हैं। इससे भी ऊपर कुछ अदालतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट शेष है, नेशनल ट्रिब्यूनल जो हरित ग्रीन न्यायालय है वो शेष है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, जगदलपुर बांध का, उसमें हाई कोर्ट से डिसीज़न हो चुका था कि जो पाथवे वगैरह बना है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खींच दिया उसे, और जितने अधिकारी थे सबको टर्मिनेट करने का और उन्हें उनसे पूरा का पूरा वसूली करने का आदेश दिया है। और जिस जंगल की बात हम कर रहे हैं, सामान्य वन नहीं है, वर्षा वन कहे जाते हैं जी। ये बादलों को आकर्षित करते हैं। इन जंगलों का विनाश मतलब छत्तीसगढ़ का विनाश। हमारे धर्म संस्कृति में वृक्षों का बड़ा महत्व है। पीपल है, आंवला है, जामुन है, इमली है। न केवल ये आर्थिक स्रोत है बल्कि पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हम इनमें देवता देखने लगे हैं। जाहिर सी बात है, इस पर बहुत लोगों के मत हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आपसे। सर, आप क्या नाम लिखते हैं? राम प्रसाद शुक्ला। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के आंदोलन से अरण्य को बचा लेंगे? हाँ, बचा लेंगे। क्या है रणनीति? ये हमने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग एकजुट होते और आखिर में हम लोग विजयी हुए। वैसे इसमें भी विजयी हो गया। इसके कटने से क्या प्रभाव पड़ता है विकास के लिए? तो ये सतत प्रक्रिया है। कटने से मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैं वर्ष 1977 में बस्तर में मैं पोस्टेड था। वहाँ उस समय इतना घना जंगल था और इतनी हरियाली थी जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद दोबारा मैं वहाँ 90 में गया। और वहाँ देखा सारे जंगल कट गए हैं। उसके साथ ही साथ सारे झरने, सैकड़ों झरने सूख गए वहाँ के, है ना। और पानी की एक बड़ी पतली सी धार जो है वो, जो किसी समय पार करना कठिन होता था, वो यानी एक पतली सी धार में बदल गए। तो हम तो नष्ट हो जाएंगे ऐसे में। अगर हम इसको लेके विरोध नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे हम। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा सर, आप क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर संदीप तिवारी हूँ, IMA का बिलासपुर का प्रेसिडेंट हूँ। जी। आपको क्या लगता है कि आपके इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन से आपका जंगल बच जाएगा, जबकि 10,000 से लोग वहाँ पर हरिहरपुर तमाम 2-4 गांव हैं वहाँ डटे हुए हैं, कोई परिणाम नहीं आ रहा? देखिए, ये तो संघर्ष की बात है और हमें ये नहीं देखना है कि जंगल बच जाएगा या क्या होगा, लेकिन संघर्ष तो करना है। क्योंकि आप लोग अभी पूरी मानव प्रजाति एक विभीषिका से गुजर चुकी है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति हमारे साथ क्या कर सकती है। अगर इसके बाद भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं, केवल अंधाधुंध प्रगति को ही देख रहे हैं, अंत में आदमी का, मनुष्य प्रजाति का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन। लेकिन स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन केवल वो कोई यूनिट नहीं है, वो सभी प्राकृतिक चीज़ों से मिल करके मनुष्य को हो, चाहे जीवित जितने भी प्राणी हो, पेड़ पौधे हों, कोई भी जंतु हो, सबकी लॉन्गेविटी, सबका स्वास्थ्य, सबका वेलबींग, पूरे आपस में एक इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर पर्यावरण की हत्या कर दिए हैं? इस विषय में चिकित्सक के रूप में बोलना मैं अभी उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी न्यायालय में है और न्यायालय में बैठे हुए लोग भी इसी समाज के लोग हैं। उनको भी गर्मी लगती है, उनके भी स्वास्थ्य में तकलीफ़ होती है और उन लोग भी जंगल पे, ज़मीन पे डिपेंडेंट हैं। मेरा ये मानना है कि पूरे मनुष्य प्रजाति के
स्वास्थ्य के लिए, उनकी लॉन्गेविटी के लिए हमें हर चीज़ का जो इस पृथ्वी में उपलब्ध है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे निर्जीव पत्थर हो, चाहे सजीव पेड़ हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सबका ख्याल रखना पड़ेगा और उसके लिए संघर्ष तो करना है, रिजल्ट कुछ भी आए। आपने एक नारा तो जरूर सुना होगा, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के वॉलंटियरों का भी यही मूल मंत्र है। हसदेव अरण्य को बचाएंगे, सरकार नए विकल्प की तलाश करे, लेकिन जंगल के विनाश पर कोई भी विकास हमें मंजूर नहीं है। सीजीवाल, बिलासपुर।